82। शर्म कर तो ना बोला करें, शर्माएं। जी पेज नंबर 4। तो हमने पढ़ा था कि अगर रेवेन्यू की 5 शराइत पूरी ना हो रही हों, तो अगर इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो हो जाए तो भी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। अगर सरासिफ ने पेमेंट कर दी हो, होंडा ने गाड़ी डिलीवर कर दी हो और पैसे नॉन रिफंडेबल हों, तो आप किस चीज का वेट करना, आप बस रेवेन्यू बुक करें। और अगर पैसे नॉन रिफंडेबल हों और डील टर्मिनेट हो जाए, कैंसिल हो जाए, अब तो वैसे ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना बनता है, क्योंकि अब तो बस पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके घर चली गई हैं कि जेब में पैसा पड़ा हुआ है। अब वो किस चीज की लाइब है, वो तो सेल है। लेकिन जब तक इन दोनों सिनेरियोज में से कोई एक चीज ना हो जाए, यानी कि जब तक ये फुली फुलफिल ना हो जाए या ये वाला सिनेरियो फुली फुलफिल ना हो जाए, तब तक अगर पैसा आए तो उसको लायबिलिटी अकाउंट में रखना है। An entity shall record the consideration received from customer. तो entity shall record cash as a liability. बस तो पैसे को लायबिलिटी में ही रखना मुनासिब है जब तक कि इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो फुल्ली फुलफिल ना हो जाए। An entity shall record cash as a liability until one of the above events occur. अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, और until the criteria are subsequently met। कई दफा आप एग्रीमेंट को रीड्राफ्ट करवा के सही करवा लेते हैं, फिर तो वैसे ही रेवेन्यू बुक कर लें, फिर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में मसला ही नहीं रहा। तो या तो आप कॉन्ट्रैक्ट सही करा लें फिर रेवेन्यू बुक कर लें, और अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने गलत ही बनाया हुआ है तो फिर आप इन दोनों में से किसी एक चीज के पूरे होने का वेट करें। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट भी सही नहीं करवा रहे तो फिर ऐसी सूरत में आप वेट करें उन दोनों में से कोई एक चीज होने का, फिर रेवेन्यू बुक करें, वरना तो जो पैसे आए उनको लायबिलिटी में रखिएगा। और कोई भी केस हो, लायबिलिटी शेल बी मैयड। लायबिलिटी किस अमाउंट पे नजर आएगी? एट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। जितने पैसे कस्टमर से आए हैं उसी बेस के ऊपर हमेशा लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, उससे ज्यादा कम पर लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करनी। जी पेज 4 पे ही 2.3। क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है अगर हर पार्टी उसको टर्मिनेट कर सकती है? क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है अगर हर पार्टी उसको टर्मिनेट कर सकती है? तो लिखें हियर 5 क्राइटेरिया इज मेट। यहां 5 क्राइटेरिया में मसला नहीं है, यहां कोई और मसला है। वो तो 2 सिनेरियोज ये था ना कि जहां 5 क्राइटेरिया में मसला था। पेज क्यों नहीं मिल रहा हाइब्रिड में? पेज नंबर 4 है, किताब का सफा नहीं मिल रहा या रजिस्टर का नहीं मिल रहा? ये पुरानी किताब है। अच्छा, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर दोनों पार्टीज उसको टर्मिनेट कर सकती हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी हैज अ राइट टू टर्मिनेट। इन्फोर्सेबल मींस कोर्ट में जाके, या फिर वैसे ज़बानी कलामी भी, मतलब इन्फोर्सेबल मींस कि वो अपना जोर लगा के, जोर वैसे लगा ले या कोर्ट में चली जाए। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी हैज अ राइट टू टर्मिनेट अ होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके पास होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का राइट है विदाउट पेनल्टी,
तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप पेनल्टी दे के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं तो उसकी मिसाल हमने IAS 37 में की थी। वो भी IFRS 15 का ही सवाल बनता अगर थोड़ी सी बात डिफरेंट होती। वो सवाल ये था कि आपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को कहा था कि मुझे जो है कॉलेज की क्लीनिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट दे दें, वो तो आपका रेवेन्यू बनता था, उस पर तो IFRS 15 लगना था। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज लिखी हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है बाय पेनल्टी। अगर कॉन्ट्रैक्ट को पेनल्टी देके कैंसिल किया जा सकता है फिर तो कॉन्ट्रैक्ट IAS 37 के मुताबिक ऑनरस बना था। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर सकते हैं विदाउट पेनल्टी तो फिर IFRS 15 कहता है इसको छोड़ो परे, IAS 37 तो बिल्कुल ही नहीं लगना, क्योंकि अब तो वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं विदाउट पेनल्टी। तो IAS 37 तो बिल्कुल भी नहीं लगना, IFRS 15 के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो ऐसी डील जिसमें दोनों पार्टीज ये कह दें कि हम कभी भी बैकआउट कर सकते हैं तो वो डील ही नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सिस्ट इफ ईच पार्टी हैज अ राइट टू टर्मिनेट अ होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि अभी ना पैसे आए हैं और ना अभी सेलर ने प्रोडक्ट बेची है, तो होली अनपरफॉर्म का मतलब लिख लें। नो कैश रिसीव्ड येट एंड नो गुड्स ट्रांसफर्ड येट। बैठ जो हाइब्रिड में बैठना, हाइब्रिड में बैठ जो, इधर आना इधर आ जाओ। नो कैश रिसीव्ड येट एंड नो गुड्स डिलीवर्ड येट। तो अगर होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज कैंसिल कर सकती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। And a contract does not exist if each party has a right to terminate a wholly unperformed contract. Entity Honda made a contract with Sarasif in which all of the 5 criteria are met. No cash is received and no products are delivered yet, means it is wholly unperformed. A clause is written in agreement that each party can cancel the contract anytime without paying penalty to the other party. So contract does not exist if each party, if तो नहीं होना चाहिए ना जवाब में तो as a contract does not exist as each party has enforceable right to terminate wholly unperformed contract without compensating the other party. As both parties can terminate this wholly unperformed contract, so contract does not exist. ओके, आगे चले। पेज नंबर 8। Question number 1. On 1st January 2021, SL promises to sell 130 products to CL. असल में SL उसने शायद इसलिए किया है कि ये वो सेलर है और CL इसलिए यूज किया कि वो कस्टमर है।
हाँ, यकम जनवरी 21 एसएल promises to sell 130 products to customer for 13,000। मतलब समझ लें कि 130 कैलकुलेटर हैं और एक कैलकुलेटर 100 रुपए का है, पॉकेट कैलकुलेटर। तो 13,000 रुपए के कैलकुलेटर जो है यकम जनवरी को वादा हुआ है बेचने का। द एंटिटी विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स ऑन 31 जनवरी। एंटिटी डिलीवर करेगी 70 प्रोडक्ट्स ऑन 31 जनवरी। ठीक है, तो 70 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा 31 जनवरी। एंड एंटिटी विल डिलीवर 60 प्रोडक्ट्स ऑन 28 फरवरी। तो पहले महीने के एंड पे 70, दूसरे महीने के एंड पे 60। CL पेड ₹13,000 ऑन इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पैसा यकम जनवरी 21 को आ गया। तो बस पैसा और सेल देखना होता है कब रिकॉर्ड करनी है। तो आपने कैश रिकॉर्ड करना है यकम जनवरी 21 को और 70 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है 31 जनवरी को और 60 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है 28 फरवरी को। अभी दूसरी डिलीवरी नहीं हुई थी, सिर्फ पहली डिलीवरी हुई थी 70 प्रोडक्ट्स की। अभी दूसरी डिलीवरी नहीं हुई थी, सिर्फ पहली डिलीवरी हुई थी ऑन फरवरी 15। द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स, जिसमें ये वादा हुआ कि हम 30 प्रोडक्ट्स और डिलीवर करेंगे। जैसे आप खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते आपने उसको कहा कि भाई एक प्लेट जरा सालन की ओर ले आओ, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। खाना खाते खाते आपको ख्याल आया कि मुझे सलाद भी चाहिए, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। On 15 February, the contract is modified to require the delivery of additional 30 products to CL on March 10। ये प्रोडक्ट्स डिलीवर होनी है मार्च 10 को। तो टोटल प्रोडक्ट्स हो गई 70 + 60, 130 पुरानी वाली और 30 नई वाली। अटेंटिव रहिएगा। ऑन मार्च 10 एट ₹80 पर प्रोडक्ट, और उनकी प्राइस 80 है। पिछले वालों की 100 रुपए थी और इन वालों की प्राइस क्या है 80। तो CL पेड एन एडिशनल अमाउंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, डेट इज 15 फरवरी 21। तो 15 फरवरी 21 को उसने एडिशनल पैसे भी दे दिए। भाई किधर देख रहे हैं, इधर इधर देखें ना। तो उसने 15 फरवरी को एडिशनल पैसे भी दे दिए हैं। तो एक और कैश आ गया 15 फरवरी को, लेकिन उसकी डिलीवरी काफी लेट है, वो है 10 मार्च को। द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ये जो एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स हैं ये डिस्टिंक्ट हैं, यानी ये पिछली से अलग हैं। जाहिर बात है वो अलग कैलकुलेटर थे, ये अलग कैलकुलेटर थे। डिस्टिंक्ट मींस अलग हैं, तो ये उनसे अलग चीजें हैं कोई। द एडिशनल प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। और ये जो 80 रुपये है ये डिस्काउंट नहीं है, ये 80 रुपये क्योंकि पुरानी प्राइस है 100 रुपया और नई प्राइस है 80 रुपये। ये 80 रुपये डिस्काउंट नहीं है, ये 80 रुपये स्टैंड अलोन प्राइस है। अब उसकी बाजार में फेयर वैल्यू 80 रुपये होगी ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट्स। चलें जी, जनरल एंट्रीज देख लें सॉल्यूशन में कितनी हुई हुई हैं, 5-6। तो 5-6 एंट्रीज हैं, उसके लिए 12-13 लाइनें छोड़ दें। तो पहले सफे पे ही वर्किंग कर लें जनरल एंट्रीज की जगह छोड़ के। चलें जी, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रोडक्ट्स का है 130। ओरिजिनल ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है 130 प्रोडक्ट्स का। ऑन यकम जनवरी एसएल प्रॉमिसेस टू सेल 130 प्रोडक्ट्स टू सीएल फॉर 13,000। अभी वो रहने दें। अच्छा जी, उस यकम जनवरी में से पहली डिलीवरी कब होनी है 31 जनवरी। तो आप बताएं यूनिट्स डिलीवर्ड कितने हैं। ये रिकॉन्सिलिएशन बना लें क्वांटिटी की। यूनिट्स डिलीवर्ड, डेट बताएं, डिलीवरी। मैं देखता हूं कितने यूनिट्स हैं, मैं देख लेता हूं। 70 प्रोडक्ट्स विल बी डिलीवर्ड ऑन 31 जनवरी। तो जो ऑर्डर आएगा उसको हमने रिकॉर्ड किया, उसमें से डिलीवरी कितने यूनिट्स की कर दी 70 की, रिमेनिंग 60। नेक्स्ट, अब 28 फरवरी को डिलीवरी करें
या 15 फरवरी को नया ऑर्डर रिकॉर्ड करें? अब 28 फरवरी को डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है, अब 15 फरवरी को नया ऑर्डर रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया। चलें जी, नया ऑर्डर रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया। इसको न्यू ऑर्डर भी कह सकते हैं, जो भी कह दें आप। न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है किस दिन? 15 फरवरी को। कितने यूनिट्स का? 30। अब टोटल कितनी डिलीवरीज करनी है? 90। यानी नया ऑर्डर आएगा तो प्लस करेंगे, डिलीवर होगा तो माइनस करेंगे। ऑर्डर आया तो प्लस, डिलीवरी हुई तो माइनस। नेक्स्ट, अब डिलीवरी देखें कब होगी अगली। अब बस 2 डिलीवरीज रह गई, आपको पता है। एक 28 फरवरी को है, कितने यूनिट्स की? 60। और एक डिलीवरी जो है वो हमारी 10 मार्च को है, वो कितने यूनिट्स की? वो जो नए 30 आए हैं उसकी। जो यूनिट्स डिलीवर्ड बोले 28 फरवरी। अब कोई टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई चेंज नहीं आनी, तो बस एक और अगली डिलीवरी भी रिकॉर्ड कर दें। यूनिट्स डिलीवर्ड जी, जी आ जाएं हाइब्रिड में, तो जब मर्जी बंदा आए, यानी कि कॉन्सेप्ट के बीच में भी आ जाए तो जादू होके समझ आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, इधर देख लें, शायद समझ आ ही जाए। सारे देखें इधर। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितना आया था? ऑर्डर आने पे प्लस साइन यूज करेंगे, डिलीवरी पर माइनस साइन। बस 130 में से कितनी चीजें डिलीवर हो गई? कितनी रह गई? 60। फिर और कितना ऑर्डर आया? क्योंकि 15 फरवरी को आ गया ना, इसलिए ये डेट डालनी पड़ी। 15 फरवरी को नया ऑर्डर आया, यकन को पहला ऑर्डर आया, 15 फरवरी को दूसरा ऑर्डर आया। फिर डिलीवरीज टोटल कितनी हो गई? 90। अब यानी करनी है जो 90। अब 90 डिलीवरीज करनी है, उनमें से कितनी 28 फरवरी को की और कितनी 10 मार्च को की? 30। अब आप मुझे ये बता दें कि प्रोडक्ट्स का जो रेवेन्यू है वो कैसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस दिन कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी। पहली डिलीवरी की क्या प्राइस है? 100 रुपया। दूसरी की क्या प्राइस है? 80 रुपये। चलें जी, रेवेन्यू बुक करें। पहली डिलीवरी 31, क्वांटिटी 70। दूसरी डिलीवरी क्वांटिटी, ये जो माइनस वाले साइन आपने पकड़े। तीसरी डिलीवरी कितना? 30। रेवेन्यू बना के रख लें, बना के रख लें। पहले का रेवेन्यू 100 और दूसरे का रेवेन्यू 80। और नया ऑर्डर कितने पे है जी? ना 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 लड़ो ना। ओके, अब जर्नल एंट्रीज कर लें। अब बताएं, पहले डिलीवरी हुई है या यकम जनवरी को पैसे आए हैं? पैसे आए हैं यकम जनवरी को। सिनेरियो कौन सा चल रहा है? सिनेरियो चल रहा है, सिनेरियो पहला है हमारा आज, प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट है, यानी ये सारे कैलकुलेटर अलग अलग चीजें हैं। नए ऑर्डर में जो कैलकुलेटर आए हैं उनको पिछले कैलकुलेटर से ताल्लुक नहीं, यानी अगर पिछले कैलकुलेटर ना भी खरीदते तो नए कैलकुलेटर यूज कर लेते।
ज़ाहिरी बातें कर लेते हैं, उसमें कैसी बात थी। प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट और प्राइस स्टैंड अलोन, और नए कैलकुलेटर्स की प्राइस स्टैंड अलोन है, यानी उसने हमें डिस्काउंट नहीं दिया कोई। अब कैलकुलेटर ही बाजार में 80 रुपए का हो गया, हालांकि हम उसके पुराने ग्राहक बन गए थे, डिस्काउंट हमें दे सकता था, लेकिन उसने डिस्काउंट नहीं दिया जी। यकम जनवरी 2021, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट जी। कितने कैलकुलेटर्स का ऑर्डर था पहले? 130 का। एक कैलकुलेटर कितने का? जवाब 13,000 मेरा हजार। अब पहली डिलीवरी बताएं कब हुई? 31 जनवरी को। अब आप लोगों ने कल वाली क्लास ली हुई है, 31 जनवरी को रिकॉर्ड करें रेवेन्यू जी। कितना? 7,000। आप बताएं डेबिट कैश करूं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी करूं या डेटर करूं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्या करूं? कैश तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है, कैश नहीं आया। डेटर भी डेबिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से पैसे आगे हुए हैं। तो तीन ऑप्शंस ही बताई थी कल, या कैश या डेटर या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। पैसे आए हैं या पैसे आगे हुए हैं? आगे हैं, तो इस अकाउंट को खत्म करें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मतलब एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो अकाउंट होता है, 7,000 जी। अब इसके बाद बताएं अगला ऑर्डर किस दिन आया है, जल्दी से देख के बताएं। 15 फरवरी को। और उसके पैसे कब आए हैं? 15 फरवरी को उसके पैसे भी आ गए हैं। अब क्या करें? 28 फरवरी के ऑर्डर का वेट करें या नए ऑर्डर के पैसे आ गए हैं? नए ऑर्डर के पैसे रिकॉर्ड करें। 15 फरवरी 15 फरवरी 2021 बोलें। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितना ऑर्डर आया है? कितने का जी? 24। भाई थर्मस नहीं है, ठंडी हो जानी है, बस पी लो। बहुत टाइम गुजर गया इसको, तो देख देख के हम परेशान हो रहे हैं। अच्छा जी, अगली आप बता दें डिलीवरी कब हुई है? 28 फेब को। 28 फेब को रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। जी बताएं, अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बाद पैसे आए हैं या आएंगे या आ चुके हैं? पैसे तो पूरी डिलीवरीज के ही आ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट जी 6,000। और अब आखिरी डिलीवरी कर दें, वो किस दिन ड्यू है? 10 मार्च को। 10 मार्च 2021। पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड करके इजी मार्क्स लें। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने में कभी गलती नहीं करनी। 2400। क्या पैसे आगे में हैं पहले से या आज आए हैं? आगे में। इस डिलीवरी के भी बहुत पहले के आगे में हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। बैलेंसिंग, हर जगह बैलेंसिंग यार। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट खत्म कर दिया।
नेक्स्ट, अच्छा सवाल में असल में कुछ था नहीं ना, यकम जनवरी को ऑर्डर आया था ये वाला, तो उसके 60 का रेवेन्यू इधर रिकॉर्ड कर लिया और 70 का रेवेन्यू इधर और 60 का इधर। फिर ऑर्डर आया ये वाला, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया इसने। On Yakam January, SL promises to sell 130 products to CL for 13,000. Question 2. The entity will deliver 70 products on 31 January and 60 on 28 February. CL paid 13,000 on inception. On 15 February, the contract is modified to deliver additional 30 products at 80 per unit. CL paid additional amount on modification date, it is 15 February. The additional 30 products are distinct but do not reflect the standalone selling price of the additional products. अब ये जो 80 रुपये है ये डिस्काउंट दिया हमने उसको, यानी ये जो 80 रुपये हमने उसको बेचा है, असल में बाजार में तो शायद अभी 100 रुपये का ही था, लेकिन हमने उसको कहा चलो तुम्हें 80 का लगा देते हैं, क्या याद करोगे? तो नाउ इट इज अ डिस्काउंटेड प्राइस, डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन प्राइस। ये 80 रुपये, इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन प्राइस, इट इज अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये जो 80 है it is a discounted price. Now 80 is your discounted price. ये अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक दफा हम बना चुके हैं, तो ये एक रेपिटेशन होगी। तो पेपर में तो ये बनाएंगे दोबारा, मतलब इस तरह का सवाल आए तो फिर तो शायद दोबारा आप ना बनाएं, हर सवाल अगर अलग अलग होगा तो ये तो बनाएंगे। तो कितने ऑर्डर आया? 130 का, उसमें से 31 जनवरी को कितनी डिलीवरी की? 70। 15 फरवरी को नया ऑर्डर आया और 28 फरवरी को उसको डिलीवर किया पुराने वाले जो रहता था, और 30 को जो नया वाला आया। तो यहां पर होगी हमारी वर्किंग नंबर 1। अगला सवाल है ना, क्वेश्चन 2 है, तो यहां पर होगी हमारी वर्किंग 1 और फिर हम करेंगे वर्किंग 2। तो वर्किंग 1 करने की जरूरत है या ठीक है? ठीक है, आप भी इसी तरह करेंगे या टाइम दे दूं? इसी तरह करेंगे, ठीक है। और पीआरसी के बच्चे होते हैं ना, उन्होंने बात मान लेना, चलो लगे रहो, चल बानो रिवीजन हो जाएगी। वर्किंग 2, ये वाले घर जाके भी रिवीजन की जरूरत है, समझ आ गया था, पेपर में ही देखेंगे। वर्किंग 2 रेवेन्यू जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड करवाएं। पहला रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? अगला, उससे अगला 10 मार्च। These are the 3 dates on which we are supposed to record the revenue. जी, 31 जनवरी को क्वांटिटी 70 और प्राइस, जवाब 7000। तो पहला रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 7000 पे। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन कब हुई है? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई है जब पुराना ऑर्डर की एक डिलीवरी बाकी रहती थी और नया ऑर्डर आया, उसकी तो डिलीवरी ऑब्वियसली बाकी रहती है। तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन तब हुई है जब पुराने ऑर्डर की एक डिलीवरी बाकी रहती थी। तो इसलिए जो तो हो गया वो हो गया, क्या उसका गम जो खो गया, जो पास में होना था वो हो गया। अब आप इस डिस्काउंट को जो एलोकेट करेंगे, क्योंकि 80 रुपए आपको पिछली सेल की वजह से डिस्काउंट मिला है, इस डिस्काउंट को जो आप एलोकेट करेंगे,
इस डिस्काउंट को आप एलोकेट करेंगे सिर्फ नए ऑर्डर पे नहीं, इधर हमने डिस्काउंट दिया ही नहीं था। आप ये ना कहें कि ये जो नया ऑर्डर था सारा डिस्काउंट 20 रुपए का इसको चार्ज कर दिया था, असूली तौर पे ये डिस्काउंट था ही नहीं, यहां तो डिस्काउंट था ही नहीं, यहां बाजार में कीमत ही 80 रुपए हो गई थी। तो ये तो स्टैंड अलोन प्राइसेस थी तीनों। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इस सारे को सर्कल में लेके इसको वेटेड एवरेज ले लेते हैं। किया तो हमने 1000 दफा काम हुआ है। इन्वेंट्रीज में हम लेते थे कॉस्ट और जो है वेटेड एवरेज निकाल लेते थे, यानी कॉस्ट। तो आज के सवाल में सेल प्राइस लेके वेटेड एवरेज निकाल लें। तो किया तो काम हमने 1000 दफा हुआ है। ये हमारी जिंदगी में ये जो मैं वर्किंग करने लगा हूँ, आपने कोई 1000 दफा भी चलें, 1000 ना करें, 300-400 दफा तो आप लोगों ने शायद जिंदगी में की हो, ये जो मैं वर्किंग करने लगा हूँ। अब आप वेटेड एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे। वेटेड एवरेज रेवेन्यू में मुझे बताएं डिलीवरी कितनी थी? 70 पुरानी वाली, 60 पुरानी वाली, 30, लेकिन आपने 70 को नहीं लेना, 70 को नहीं लेना। 70 की डिलीवरी ऑलरेडी हो, उस वक्त जब डिलीवरी हो रही थी 31 जनवरी को, तो दुकानदार को इल्हाम भी नहीं था कि नया ऑर्डर आना है। तो इसलिए जो पुरानी डिलीवरी हो गई वो हो गई, उसको आप कोई डिस्काउंट एलोकेट नहीं करना, वो 100 रुपए पे ही बस ठीक थी। आप बताएं किस पॉइंट ऑफ टाइम पर नया ऑर्डर आया? 15 फरवरी को। उस वक्त स्टेटस क्या था पुराने ऑर्डर का? अगर उस वक्त पुराना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन उस वक्त पुराने ऑर्डर का स्टेटस क्या था? वो भी स्टिल पेंडिंग जा रहा था। फुली पेंडिंग जा रहा था या पार्शली पेंडिंग जा रहा था? तो अगर पुराना ऑर्डर पार्शली पेंडिंग जा रहा है तो फिर डिस्काउंट उसको भी एलोकेट करें। अब एलोकेट करने का तरीका आसान सा, 60 डिलीवरीज कितने पर तय हुई थी? 100 पर। और 30 डिलीवरीज कितने पर तय हुई? 80 पर। तो अब ऑब्वियसली आपको पता चल गया एक प्राइस आएगी जो ना 100 रुपया होगी ना 80 होगी। बताएं वो क्या होगी? 100 होगी, 80 होगी, या 100 और 80 के दरमियान होगी? 100 और 80 के दरमियान होगी। वेटेड एवरेज लेने लगे हैं ना, लेकिन 100 के करीब होगी, 80 के करीब होगी। मतलब क्वांटिटी इधर ज्यादा है ना 60 की, उधर क्वांटिटी कम है, 100 के करीब आएगी मेरे ख्याल से वो। लेकिन ये तो वैसे ही मैं आपसे लॉजिकली एक बात पूछ रहा था, ये बात क्यों पूछी थी मैंने, छोड़े फिर इसका क्या फायदा। आप रेवेन्यू बताएं, अब रेवेन्यू पर यूनिट, पर यूनिट 33। तो ये जी हमारा वेटेड एवरेज रेवेन्यू निकला है पर यूनिट। नाउ अब हम हर डिलीवरी का रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करेंगे? लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता होता, मैंने कल आपको बताया था। कस्टमर तो यही कह रहे हैं यार नया वाला ऑर्डर के 80 रुपए ले लेना। हमने कहा ठीक है, पुराने वाले के 100 रुपए। हमने हाँ ठीक है। कस्टमर से हमारी बात 100 और 80 की चल रही होगी, लेकिन हम अपने इंटरनल कैलकुलेशन के लिए रेवेन्यू कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 93.33। अब देखें डिस्काउंट दोनों में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसा ही है। चलें आप बताएं नई डिलीवरीज 60 और 30 इनटू तो ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, सच कोई मुश्किल नहीं है। मतलब ये कैलकुलेशन सिर्फ करनी कब है? ये कैलकुलेशन करनी कब है? बट जब ये लिखा हो बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द, ये कैलकुलेशन करनी तब है। ये कैलकुलेशन करनी किन यूनिट्स पे है? पुराने ऑर्डर के अनडिलीवर्ड पर और नए ऑर्डर के यूनिट्स पकड़कर। ये कैलकुलेशन करनी उन यूनिट्स पर है। जो पुराने ऑर्डर के डिलीवर्ड यूनिट्स हैं उनको इस कैलकुलेशन से पाक रखना है। चलें समझ आ गई? ठीक है, दोबारा तो बात करने की जरूरत नहीं, 2-3 दफा कर दिए। चलें बताएं प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट, मतलब कि ये जो कैलकुलेटर आए ना नए, कितने नए कैलकुलेटर का ऑर्डर मारा है? 30 का। इसका कोई ताल्लुक नहीं है पिछले 130 से। पिछले 130 कैलकुलेटर ना भी होते
तो ये वाले 30 जो है मेरे पास आते तो मैं इनसे काम चला लेता। इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट, यानी कि ये अलग हैं पिछले, लेकिन प्राइस नॉट अ स्टैंड अलोन, प्राइस स्टैंड अलोन नहीं है। ये कम जनवरी को बताएं कैश कितना आया था, ये कम, अच्छा कैश को उसी बेस पे चलाइएगा, कैश को हमेशा आपने जो है उसी बेस पे चलाना है 100 और 80, क्योंकि कस्टमर से डील किस पे हुई है 100 और 80 पे, तो कैश को ना छेड़िएगा। कैश की कहानी अलग चल रही होगी, वो जो कस्टमर के साथ जबान की होगी वो कैश की कहानी होगी, रेवेन्यू की कहानी अलग अपनी हमारी अपनी चल रही होगी। अच्छा टोटल तो सेम ही आना है ना, 7 जमा 6 जमा 2400 कितना था इधर 13,000, 14,000, 15,400, टोटल तो सेम ही आना है 15,400। इधर भी रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड हुआ है 15,400, टोटल तो रेवेन्यू 15,400 ही रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा ये कम जनवरी कैश डेबिट लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स क्रेडिट, कितने यूनिट्स ऑर्डर किए थे 130, कैश कितना आया उनका 100 रुपया। चलें आगे, पहली डिलीवरी आई है 31 जनवरी 21, रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, रेवेन्यू तो बना के रखा हुआ है 7,000, जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। चलें आगे, 15 फरवरी 21, जी कितना पैसा आया, मालो माल हो गए 2400 रुपये आया। कैश डेबिट कितने यूनिट्स का 30 यूनिट्स का, कितना जी उस्मान को लिख के भेजो KH और PH, KH और PH, उससे कहो ये मुझे 1 बजे याद कराए। अच्छा 15 फरवरी 21 हो गया अपने से एब्रीविएशन निकाल रहे हैं। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अगला ऑर्डर कब आया 28 फरवरी, सॉरी अगला डिलीवरी कब होनी है 28 फरवरी 21 को। बताएं जी ये जो 28 फरवरी 21 को डिलीवरी होनी है, इस डिलीवरी का रेवेन्यू हम किस बेस पे रिकॉर्ड करें, 28 फरवरी का रेवेन्यू किस बेस पे रिकॉर्ड करें, नहीं 5600 पे तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रेवेन्यू ही तो ये जो, हाँ हाँ सॉरी वो उधर चला गया, तो 16 मैंने समझा ये टेबल सामने खुला हुआ है, तो 60 इंटू 93.33, तो 28 फरवरी को रेवेन्यू किस बेस कितना रिकॉर्ड करेंगे 5600। पैसे आए हैं या आ चुके हैं पहले के, आ चुके हैं जी, कितना 5600, और आखिरी डिलीवरी कब हुई 2021, जी बोले रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे 2800 रेवेन्यू, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, पैसे आ गए हैं पहले के। चलें अगला सिनेरियो बताएं क्या, बताएं जी अगला सिनेरियो क्या है।
ओके जी मोबाइल वाले भाई, अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ चले गए हैं। तो हाइब्रिड में लेट आने पे अब समझ आ रहे हैं? हाथ खड़ा कर दें, नहीं बताना, नहीं लेट, जो लेट आए थे उनको हाथ खड़े करना है दूसरों को। अच्छा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। मतलब अगर चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है ना, तो बस फिर आगे जो मर्जी लिखा हो, इट डजंट मैटर। अब हमने सिर्फ हाईलाइट इसको करना है, नॉट डिस्टिंक्ट, अगले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होती या ना होती, इससे कोई फर्क नहीं, वरना तो चौथा सिनेरियो बन जाना था। ये हमारा आखिरी सिनेरियो है। बस चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग नहीं है। मिसाल दें, मतलब चीजें अलग नहीं है। एक ही कंपनी की चीजें हैं, वो तो पहले कैलकुलेटर भी एक ही कंपनी के थे। अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई बंदा 2 किलो गाजर का हलवा लगा रहा है आपके लिए, अब आपने उसको वहीं पे रोक के कहा भाई 1 किलो और, अब वो कहेगा कि ठीक है, अब लेकिन वो जो 2 किलो बन रहा है उसी के अंदर कहता है अब मैं शुरू कर देता हूँ, कोई नहीं मैं गाजरें और काट लेता हूँ, छील लेता हूँ, इसी के अंदर साथ शुरू कर देता हूँ। अब वो जो 3 किलो चीजें हैं उसमें 2 किलो कौन सी थी, 1 किलो कौन सी थी, वो डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं की जा सकती, वो अलग अलग नहीं की जा सकती। तो एक तो ये मिसाल है डिस्टिंक्ट की। एक और मिसाल डिस्टिंक्ट की ये हो सकती है कि किसी ने कहा जी मैंने अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन का, मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा बाथरूम बनवाने चलो, तो उसके अंदर जो है वो पहले जो है वो हमने 130 ईंटें लगाई, बाथरूम ही होगा, तो 130 ईंटें लगाई, तो चलते चलते ख्याल आया नहीं थोड़ा सा नहाने की जगह भी होनी चाहिए, तो आपने कहा यार 30 ईंटें और लगा दो। अब वो जो 30 ईंटें और लगाएंगे वो उन्हीं ईंटों के साथ जुड़ के उसका इंटेग्रल पार्ट बन जाएगी, और उसके साथ साथ उसी की कॉन्टिन्यूएशन में ये काम होगा। तो इसलिए एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ने आने वाले दिनों में जो हमारा है स्टेप टू हमें बताएगा डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है और इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। तो अभी इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको दोनों मिसालें दी हैं, ये स्टेप 2 को समझाने में हमें 15-20 मिनट लगते होते हैं। तो फिलहाल बस आप ये समझ लें ये प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी पिछली और ये मिल के कस्टमर के पास एक फुल फ्लेज चीज आनी है, और पिछली भी जरूरी थी साथ ये भी जरूरी होंगी, दोनों मिल के कस्टमर के पास एक चीज आएगी। ऐसी सूरत में क्योंकि ये जो नया ऑर्डर है ये पिछले ऑर्डर का इंटेग्रल पार्ट बन जाएगा, तो अब हम जो पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं 70 यूनिट्स का, उसको भी पकड़ के इस फॉर्मूले के अंदर लेंगे, लेकिन वो लेंगे बाद में क्योंकि पहले तो हमें नहीं पता था। तो अब आखिरी कैलकुलेशन बता दें हमारी आज की क्या होगी, बोलें। 70 प्लस 60 प्लस 70 इंटू 100 प्लस 60 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 80, 30 इंटू 80। लेकिन ये वाला रेवेन्यू हम 7000 पे रिकॉर्ड करेंगे जरूर इधर, वजह इसकी ये होगी कि ये रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन जब 15 फरवरी आएगा तो इस 7000 को थोड़ा सा सेट कर लेंगे, 15 फरवरी आएगा 7000 को थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो ये था जी हमारा टोटल कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का, जो आज हमारा खत्म हुआ। तो अब अगले सवाल में हम ऐसा करते हैं, 70 जमा 60 जमा 30 और 70 ज़रब 100 जमा 60 ज़रब 100 जमा 30 ज़रब 80, इन चारों लाइनों में एक नई लाइन डालेंगे हम, नई लाइन डालेंगे एडजस्टमेंट रेवेन्यू में, वो 15 फरवरी को करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 7 बुक हो चुका होगा ना। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? मतलब 7000 की रेक्टिफिकेशन भी तो चाहिए ना, मतलब 7000 को 15 फरवरी को रेक्टिफाई कर देंगे क्योंकि 7000 तो बुक हो चुका होगा ना। कोई समझ आ रही नहीं आ रही? मैं वो किराए बगैर ही कराना चाह रहा हूँ, यानी 7000 तो बुक हो चुका होगा, तो 7000 बुक हो चुका होगा उसको 31 जनवरी को बुक कर देंगे, 15 फरवरी को इस 7000 को सेट करेंगे, और ये दोनों तो ऑलरेडी सही रिकॉर्ड होंगे, इनकी तो वैसे ही टेंशन नहीं है। चलें करें ट्राई, बताएं जी
वर्किंग नंबर 1 दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अब तो शायद जबानी याद हो गया। टोटल कितने यूनिट थे? 130। पहली दफा कितने बेचे थे? 70। दूसरी दफा कितने बेचे थे? 60। और फिर नया ऑर्डर कितना आया था? 30। मेरे खास से उसकी डिलीवरी डेट भी याद होगी एक दो बच्चों को, क्या? 28 फरवरी। लो जी, दूसरे ऑर्डर की डिलीवरी 10 मार्च। ऐसे ही मैं चला गया था ख्वाबों में। वर्किंग नंबर 2, रेवेन्यू बुक करें जी। 31 जनवरी। एक लाइन अभी मैं इसके नीचे डालूंगा नई। फिलहाल मुझे डिलीवरीज बताएं 31 जनवरी को। 70। क्या 31 जनवरी को मुझे पता था कि 15 फरवरी को क्या होना है? मुझे 31 जनवरी को ये नहीं पता होता रात को क्या होना है। तो अच्छा, 70 ज़रब इज इक्वल टू 7000। आप बताएं 15 फरवरी को क्या हुआ? 15 फरवरी को क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया तो आंखें खोल के जरा अब मुझे बताएं 15 फरवरी को जब कॉन्ट्रैक्ट, इनको उठा दें, 15 फरवरी को जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया तो ऐसी तो क्लास हो रही है ना। 15 फरवरी को जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया तो व्हाट वी विल डू, 15 फरवरी को हम एक कैलकुलेशन करेंगे। वो कैलकुलेशन क्या होगी? पुराना 70, पुरानी जितनी मर्जी डिलीवरीज हो चुकी हैं, पुराने ऑर्डर के होते हैं 2 डिलीवरीज हो चुकी हैं, सबको लपेट लेंगे, एक ही दफा शॉपर में डाल के एक ही दफा फेंटे लगाएंगे। 70 जमा 60 जमा 30। लेकिन 70 किस पे हुई थी? 100 पे। और कस्टमर को जो बताई हुई है 60 कस्टमर को क्या बताई हुई है? 100 पे। और 30 कस्टमर को क्या बताई हुई है? 80 पे। रेवेन्यू पर यूनिट जी 96.25। हाथ खड़ा करके मुझे रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट बताएं। पहले वाले 7000 में नहीं, एडजस्टमेंट की अमाउंट बताएं ना। एडजस्टमेंट की अमाउंट वर्सेस वाली कैलकुलेशन कर लें, मतलब जैसे भी आपको समझ आ रहा है वो कर लें। 7000 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है, होना किस पे चाहिए? 70 यूनिट्स 96 पॉइंट, और रिकॉर्ड किस पे हो चुके हैं? 70 इंटू 100। जरा खुला खुला करके करना है। वर्सेस 6737.5। अच्छा, आप बता दें रेवेन्यू रिड्यूस करना है या बढ़ाना है? कितने पे रिकॉर्ड हो चुका था? 7000 पे। कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए? 67 पे। तो कम करें कितना? बाकी फिर आप कुछ कैरी डाउन निकालने की जरूरत नहीं कि नया रेवेन्यू 67 है, बस रिडक्शन ही करनी है। लेकिन डेट कोई बंदा बताएगा तो फिर ही आगे चल सकता हूं मैं। 15 फरवरी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसमें? इन ऑलरेडी डिलीवर्ड ऑर्डर्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट या नया ऑर्डर? ओरिजिनल, पुराने वाले में। तो ये इसमें एडजस्टमेंट कर दें। अगली दो तो खुद ही कर लें, अगली 2 लाइनें खुद ही डाल लें। इस एडजस्टमेंट को बस साइड पे कहीं भी निकाल दें, लेकिन खुला खुला करके और प्रोमिनेंट करके।
जी अगला बोलें। 28 फरवरी क्वांटिटी इनटू, अच्छा ये ना रेवेन्यू सिरे से ही सही रिकॉर्ड हुआ है, अब इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आगे चलें। बस एक ही हेडिंग दें, नॉट डिस्टिंक्ट, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चाहे प्राइस स्टैंड अलोन है चाहे नहीं है। जी बोलें। 1 जनवरी 21 बोलें। जी कितना ऑर्डर आया? इनटू 100। जी मेरा 1000। आगे चलें। 31 जनवरी, 31 जनवरी को बताएं नया ऑर्डर कब आना था? हमें क्या पता? 31 जनवरी को खड़े हो गए, हमें क्या पता नया ऑर्डर कब आना था? हम तो मदे मदे में झूले ले रहे थे कि बस 2 ही डिलीवरी दें, एक डिलीवरी 70 की, अगली डिलीवरी 60 की। हमें क्या पता कि फ्यूचर में क्या होना है? हमें अपना नहीं पता होता अगले मिनट क्या करना है हमने। जी रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, कितना? पैसे आगे में हैं या आने हैं? आगे में हैं। चलें 7000। अच्छा जी आप बताएं 15 फरवरी को नए ऑर्डर का कितना पैसा आया? भाई कस्टमर से कितना आया मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछा रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा इन बेसिस के ऊपर, कस्टमर से पैसे वही ले रहे होंगे जो उससे तय हुए हैं। कस्टमर को कहेंगे यहाँ कैश के आगे लिखें, जरा लॉजिकल होता है, कैश के आगे लिखें। कितना का कैश पकड़ना है? 30 का। कितना? जी 2400। और बैलेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितना? 2400। जी अब एक एक्स्ट्रा एंट्री बता दें इसमें, ये एंट्री हाईलाइट कर लें। असल में 15 फरवरी को एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी होगी, पुराने वाला रेवेन्यू उल्टाना होगा। अच्छा बताएं रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या की थी? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, इसी एंट्री को उल्टा दें। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के वक्त एंट्री की थी उसी को उल्टाएं। इस एंट्री को उल्टा दें, मतलब 7000 को उल्टा दें। 7000 में से कितना उल्टाना है? डेट बताएं। 15 फरवरी। तो ये एक नई एंट्री हुई है, पिछले दोनों मॉडल्स में ये एंट्री नहीं हुई थी। जी बोलें। कैश वाली तो बात आनी नहीं ना कहीं, क्योंकि कस्टमर को तो ये कहानी बता ही नहीं रहे, ये कोई रिफंड थोड़ी है, कस्टमर का तो रिफंड है ही नहीं है, इसका तो कस्टमर से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसको तो पता भी नहीं चल क्या रही है गेम। तो इसका कस्टमर को बिल्कुल नहीं पता क्या कि ये वो क्या सोच रहा है, डिस्टिंक्ट है नहीं है, स्टैंड अलोन है नहीं है, कस्टमर को बस 180 की कहानी पता है। जी बताएं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रेवेन्यू डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, यानी इसको उल्टा दें। जी कितना? लिखें रेवेन्यू रिवर्सल।
चलें आगे। जल्दी बता दें आप क्या हो गया है, 2 डिलीवरीज रह गई है ना बस। देखें पैसा तो सारा आ गया हुआ है, पैसा तो सारा आ गया हुआ है, अब 2 डिलीवरीज रह गई हैं। डेट बताएं। 28 फरवरी 21 जी। रेवेन्यू क्रेडिट कितना? 5775। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जी। इकतीस 10 मार्च 21। रेवेन्यू कितना? 2887 पॉइंट जी। चलें, क्या नाश्ता करके आया साथ वाला? नाश्ते के बगैर बगैर लग रहा है कोई कोई। 4 ब्रेड 2 पराठे, 4 ब्रेड 2 पराठे। आधा तरबूज भी तो खा सकते हैं, आधा तरबूज नाश्ते में। खत्म हो गया। हाँ जी 5775। अच्छा जी, आखिरी सवाल कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलें जी, पहले 2 पैरास तो आंखें बंद करके पढ़ लेते हैं। 1 जनवरी को 130 प्रोडक्ट्स जो है वो 100 रुपए के एतबार से एसएल ने सीएल को बेची और सारे के सारे पैसे 1 जनवरी को आ गए। पहली डिलीवरी होनी है 31 जनवरी को और दूसरी डिलीवरी होनी है 15 फरवरी को। कस्टमर ने ये कहा कि मुझे कितने एडिशनल प्रोडक्ट्स चाहिए? 30 एडिशनल प्रोडक्ट चाहिए। 30 को 80 से ज़रब दें तो 2400 रुपया कहीं नजर आ रहा होगा आपको। और उसने एडिशनल पैसे दे दिए हैं 15 फरवरी को। एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द, तो यही अब पता नहीं क्वेश्चन 2 और 4 अभी तक तो सेम लग रहा है। ये क्वेश्चन 2 बन गया, ये वाला क्वेश्चन 2। अब आगे ना पढ़ें, इट वॉज डिस्कवर्ड छोड़ दें। क्वेश्चन 2 में ये सारा आप इसी तरह करेंगे, ये भी सारा इसी तरह करेंगे, ये भी सारा इसी तरह करेंगे, ये भी इसी तरह करेंगे। ये सारा कर लिया आपने। ये पता चला कि जो 70 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सप्लाइड हैं हैड माइनर डिफेक्ट्स। ये ना आईकैप बताता है, ये स्टडी टेक्स्ट का सवाल है, जब पास्ट पेपर में आ रहा है तो आईकैप ये बता रहा है इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 15 फेब। ये इसको बताना भी चाहिए और बता भी रहे पास्ट पेपर में। पास्ट पेपर में ये बात हिडन नहीं रख रहा। आपकी किताब में भी हाईलाइट हुआ भाई, थोड़ा सा तो हाईलाइट हुआ नजर आ रहा होगा। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 15 फरवरी। ये 15 फरवरी को डिस्कवर हुआ जिस वक्त नया ऑर्डर आना था। That 70 products already supplied had minor defects। वो जो तुम 70 कैलकुलेटर देके गए थे, उस 70 कैलकुलेटर्स के अंदर जो है
वो एक दो बटन खराब थे, हमने टेप लगा के उसको जोड़ना पड़ा। एसएल एग्रीड टू गिव 1050 का डिस्काउंट। सेलर ने कहा कि 15 रुपए तुम्हें फिर छोड़ देता हूं हर कैलकुलेटर पे। कितने रुपए के बेचे थे वो कैलकुलेटर? 100 रुपए के। 100 रुपए के, तो तुम्हें पुरानी डिलीवरीज पे कितने रुपए छोड़ देता हूं? 15 रुपए। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 1050। असल में ये जरा जहन में रखिएगा कि पास पेपर्स में कभी कभी ऐसे सवाल आ रहे हैं कि 130 प्रोडक्ट्स 13,000 की बेची, फिर 100 रुपया पर यूनिट हमें खुद निकालना पड़ा करेगा। इसमें तो साथ साथ चल रहा है ना। और सवाल में आ सकते कि चलो 1050 छोड़ते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कितने यूनिट्स पे। तो 1050 डिवाइड बाय 70 करें जरा। 1050 डिवाइड बाय, तुम्हें 1050 छोड़ देते हैं। 1050 डिवाइड बाय 70, तो एक यूनिट पे कितना छोड़े हैं? 15 रुपए छोड़े हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो पुरानी वाली सेल 85 पे आ जानी चाहिए। हाँ, अभी तो कोई, अभी वो रेवेन्यू वाला तो मसला हुआ ही नहीं। अब वो डिस्कशन तो अलग है, वो अपनी नॉर्मल चलानी है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने गलती से वर्किंग 1 2 3 में नहीं ले जाना। नेवर। इट विल नॉट हिट वर्किंग 1, इट विल नॉट हिट वर्किंग 2, इट विल नॉट हिट वर्किंग 3। और इस एडजस्टमेंट को आप इग्नोर भी कराया करें, पेपर में 90% मार्क्स वैसे ही आ जाएंगे। 50% आई के अपने रखे हुए। तो इस एडजस्टमेंट का सवाल के ओवरऑल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सारी एंट्रीज आप उसी तरह करेंगे। मतलब वर्किंग 1 2 3 को इग्नोर करना है आप लोगों ने, और इसको बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाना है। इसको बारों बार क्या ले जाने? जनरल एंट्रीज में। तो डू नॉट हिट वर्किंग 1 2 3। वर्किंग 1 2 3 को हिट ना करें। वर्किंग 1 इधर कर देना, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 लिखे नाम। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3। 1 2 3 को अपने पैटर्न पे चलाएं और ये माइनर डिफेक्ट को अलग रिकॉर्ड करें। ये तो कस्टमर को पता है, ये कस्टमर को पता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो कस्टमर को पता है। ये कस्टमर को बता के गेम करेंगे सारी। वर्किंग 1 2 3। डू नॉट हिट ओवर नॉर्मल वर्किंग्स। टेक बारों बार को डायरेक्टली कहते हैं, टेक डायरेक्टली टू जनरल एंट्रीज। इसको डायरेक्ट जनरल एंट्रीज में ले जाएं। चले जी, एंट्री बताएं। एंट्री बताएं, डेट बताएं। डेट 15 फरवरी। इसके नीचे करें एंट्री, इसके नीचे यहां पर। पता नहीं आप अब कैसे करेंगे, वो भी देख लेते हैं। आप लोग इसी सवाल पे दोबारा तो नहीं जा सकते, वो देखते हैं उसका क्या हल निकालना है। अच्छा, 15 फरवरी 21 को उसने हमें कहा कि भाई नया ऑर्डर तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन पुराना माल जो है ना, उसमें हमारे साथ जो हो गई है ना तुम्हारे से, हमें पता है तुम बंदे इंसान नहीं को, हो गई होगी तुम्हारे से, आइंदा ना करना हमारे साथ, और हमें कुछ पैसे पुराने पे जरा छोड़ दो। अब नई ऑर्डर्स तो आप सही ऑब्वियसली डिलीवर करेंगे ताकि आइंदा बदनामी ना हो। तो आपने उसको 15 रुपए छोड़ के देने पे तैयार हो गए। क्वांटिटी बताएं। 70। उस पर कितने रुपए छोड़ने पे तैयार हैं आप? 1050। आप बताएं, जब आप उसे डिस्काउंट दे रहे होंगे तो जो आपका रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो 100 रुपए पे है या 85 रुपए पे है? हाँ, लेकिन वर्सेस वाली कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ डायरेक्ट डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, यानी 85 को इग्नोर करें। पुराना ऑर्डर किसके ऊपर डिलीवर हुआ है? 100 रुपए पे। डिस्काउंट कितना दिया? 15। 85 का कुछ नहीं करना। आप बता दें 15 से रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं ताकि 115 पे रेवेन्यू चला जाए। 100 पे रिकॉर्ड हो चुका है, 15 पे करें ताकि 115 पे चला जाए रेवेन्यू। 100 से रेवेन्यू डेबिट। एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना। एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है कि ये फिर रेवेन्यू से हट के कोई चीज रिकॉर्ड होगी, तो डिस्काउंट एक्सपेंस अकाउंट यूज नहीं करना। डिस्काउंट एक्सपेंस अकाउंट यूज करने की बजाय क्या लफ्ज यूज करने? रेवेन्यू। अगर आपने इधर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी ना, इधर वही वाला आपने काम कर दिया जो अभी किया था। अगर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी तो फिर मतलब ये हुआ कि पैसा तो फिर आपने उससे लूट लिया, आपने उसको
फिर पैसे में तो आपने लूट लिया, फिर तो आपने पैसे तो वही लिए हैं, 100 ज़रब 130, 80 ज़रब 30, तो उस कस्टमर को तो कुछ भी नहीं फिर फायदा हुआ। उसने पुरानी के कितने दिए हुए हैं भाई? अब ये कैश ये वाला रिफंड करना पड़ेगा उससे, यू हैव टू रिफंड। अगर आप यही कहें कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट यहां पे हिट कर दूं तो क्या होगा? कैश तो आपने फिर डेबिट किया हुआ है 13,000 से फुल, इधर कैश फुल डेबिट किया हुआ है 2400 से, कैश तो मेरे पास फुल आ गया, तो डिस्काउंट 15 का उसको कैसे दिया फिर आप लोगों ने? तो जाहिरी सी बात है आप कैश पकड़ चुके हुए हैं, आप कैश इस डिलीवरी का पहले, अब डिस्काउंट देने का मतलब यह है कि उससे आपको पैसे क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे। उसमें मेरे ख्याल से अगर आप लोग, एक और मैं तरीका बताऊंगा, वो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगे, कि इन दोनों को इकट्ठे करके एक एंट्री कर दें और उससे कैश सिर्फ पकड़ें 30 इंटू 80 माइनस 1050, यानी नए ऑर्डर का कैश पकड़ें और पुराने का वहां से क्या कर लें? नेट कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा एंट्री डाल देना ज्यादा बेहतर है, उसे रिफंड कर दें पैसे 1050। तो हाईलाइट कर लें ये एंट्री अगर बुक में हुई हुई है, बस क्वेश्चन 4 में हाईलाइट कर लें। तो सारी एंट्रीज दोबारा की हैं? अच्छा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन 4 की सारी एंट्रीज दोबारा की हैं, तो हमारी किताब में जो क्वेश्चन 4 की एंट्री हुई है उसको हाईलाइट कर लें। अगर हमने उसको भी कैश ना दिया तो इसका नुकसान क्या होगा कि कस्टमर से पुराने ऑर्डर के 100 रुपए ले लिए होंगे और नए ऑर्डर के 80, और उसका 15 वहीं का वहीं खड़ा रह गया डिस्काउंट। सवाल में लिखा नहीं होगा क्लियरली कि उसे रिफंड किया है, लेकिन सवाल पढ़े ना, उसे हमने 1050 माफ कर दिया, 1050 माफ किया। ओके, तो ये तो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट सवाल था, अजीब सा सवाल था। हाँ, एक ऑप्शन ये है जिसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, वो ये है कि 15 फरवरी को आप जो है वो एंट्री नेट करके कर लें। कैसे बोलें? कैश जरा खुला सा करके, कैश कितना आया नए का? 2400 नहीं 2400 नहीं, 30 इंटू 80। आपने उससे कहा कि भाई 2400 निकाल, उसने कहा ठीक है ये 2400 पड़ा टेबल पे, लेकिन वो जो पुराना था ना उस ऑर्डर से मसला था। ओहो, अच्छा पुराने ऑर्डर में मसला था, चलो 15 रुपए तुम्हें छोड़ देते हैं पुरानी चीज पे। 15 ज़रब 70 1050, तो 2400 में से 1050 माइनस करो, 1000 रुपया उठा लें इसमें से, वापस निकालें। 2400 उसने टेबल पे रखा, आपने कहा 1050 वापस पकड़े, 1350। अपना रेवेन्यू फौरन कम करें, अपना रेवेन्यू फौरन कम करें। अपना आप रेवेन्यू कम करेंगे 70 ज़रब 15 से जी 10, और बैलेंसिंग रेवेन्यू डेबिट करेंगे ना, हमें काम हो रहा है, मतलब डिस्काउंट रिकॉर्ड करें ना जी 2400। आ जाके वो इन दो की जगह एक एंट्री है, पता नहीं अब लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए, आपको छोड़े पड़े मेरे ख्याल से, दोनों को जमा कर लेना। देखो ये देखो ना, ये देखो यहां से भी तो देख लो, कैश 2400 माइनस 1050 1350 हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट हुई 2400 से, और 1050 से रेवेन्यू डेबिट हो गया। तो बस बेहतर रहने दें, दो ऑप्शंस आ जाए तो फिर बंदा कंफ्यूज ही होता है। तो माइनर डिफेक्ट की लिख लें, अलग एंट्री कर लीजिएगा, माइनर डिफेक्ट की अलग जनरल एंट्री कर लीजिएगा, माइनर डिफेक्ट की अलग जनरल एंट्री कर लीजिएगा। बाकी इसको याद कराइएगा, मंडे को रिवाइज भी कर लेंगे इस बात को, माइनर डिफेक्ट वाली, ताकि बाकी हमारे 3 सवाल तो सही रहे ना। बनाओ दूसरा पार्ट।